India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़े खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. वीवीपैट रिकॉर्ड के साथ ईवीएम डेटा की 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि ईवीएम सोर्स कोड का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ये मामला दिशा निर्देश के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जब इसकी मांग की गई तो जस्टिस खन्ना ने बताया कि उनके और जस्टिस दत्ता के पास कुछ तथ्यात्मक प्रश्न थे। चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के 4 सवालों का जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए वोटों की क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिकाओं और आवेदनों पर निर्देश जारी करेगी। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जिसमें वोटर यह देख सकता है कि उनका वोट सही तरीके से पड़ा है या नहीं। ईवीएम वीवीपैट से 100% मिलान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास ने जानकारी दी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में नितेश व्यास ने माइक्रो कंट्रोलर इकाइयों का स्पष्टीकरण दिया कि मतपत्र, वीवीपैट और चिप इन तीनों इकाइयों के पास अपना खुद का माइक्रो नियंत्रक है और यह माइक्रो नियंत्रक सुरक्षित और अनधिकृत एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल में रखे गए हैं और इस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। कोर्ट के दूसरे सवाल पर कहा कि सभी माइक्रो कंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य हैं। दूसरी बार प्रोग्राम करने पर यह जल जाता है, इसलिए इसे कभी बदला नहीं जा सकता। सिंबल लोडिंग के सवाल पर नितेश व्यास ने बताया कि सिंबल लोडिंग के लिए ईसीआई और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ही 2 निर्माता हैं। नितेश व्यास ने कहा कि वोटों की गिनती के बाद सभी मशीनों को 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और ईसीआई से इस बात की पुष्टि की जाती है कि क्या चुनाव को लेकर कोई याचिका तो दायर नहीं हुई है। अगर अर्जी नहीं दायर होती है तो स्ट्रांग रूम को खोला नहीं जाता। अर्जी दाखिल करने की स्थिति उसका निपटारा होने के बाद स्ट्रांग रूम को दोबारा सील कर दिया जाता है। कोर्ट के द्वारा ईवीएम को सील करने के स्पष्टीकरण पर बताया गया कि जब नियंत्रण इकाई मतदान का डेटा संग्रहित कर लेती है तो इसे सील कर दिया जाता है। वीवीपैट को भी सील कर दिया जाता है और उसके बाद सभी मतदान एजेंटों से हस्ताक्षर लिए जाते हैं। वहीं एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने दलील देते हुए कहा कि हर माइक्रो कंट्रोलर में एक फ्लैश मेमोरी होती है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि फ्लैश मेमोरी में कोई दूसरा प्रोग्राम फीड नहीं किया जा सकता। वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रशांत भूषण से कहा कि क्या हम संदेह के आधार पर कोई आदेश जारी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट पर आप भरोसा कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि अभी तक हैकिंग की कोई घटना नहीं हुई है। हम किसी दूसरे संवैधानिक अथॉरिटी को नियंत्रित नहीं करते हैं। हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वीवीपैट की बात कही गई थी और उसका पालन किया गया था, लेकिन इसमें कहा गया है कि सभी पर्चियों का मिलान करें। इसमें सिर्फ 5% लिखा है। अब देखते हैं कि क्या इन 5% के अलावा कोई उम्मीदवार कहता है कि दुरुपयोग के मामले आए हैं। फिलहाल चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं दिल्ली आपका नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुधवार को झटका लगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ाई थी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। यानी मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई अभी शुरू नहीं करने की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान जब बहस के बाद आरोपियों के वकील कोर्ट से बाहर चले गए तो उस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। इस पर आरोपियों के वकील ने जज से कहा कि हमको कोर्ट रूम से वॉकआउट नहीं किया था, हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहली बार इस तरह का बर्ताव देखा है। जैसे आपकी दलील पूरी हुई, आप सभी कोर्ट के बाहर चले गए। यह किस तरह का बर्ताव है कि आप सभी कोर्ट के बाहर बिना कोर्ट से इजाजत लिए और कोर्ट को बिना बताए चले गए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान आईओ ने कहा था कि जांच 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक मामले में जांच चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद मामले में गिरफ्तारी हुई और 164 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में अभी मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए। वहीं सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जितनी चार्जशीट दाखिल हुई है उस पर हम बहस करेंगे। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद कहा कि अभी तक हमको याचिका की कॉपी नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। कुछ दिन पहले ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंग पिन है, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वह सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव से असर डाल सकते हैं। सीबीआई ने दलील दी कि हम बार बार कहते हैं कि ये किंग पिन है और इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है। हम बता चुके हैं कि देरी के क्या कारण है। इसी कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड है। चूंकि सिसोदिया की ओर से दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी हैं, लिहाजा सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई में दर्ज मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। अब 30 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसके बाद सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें 2016 में की गई शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को 22 अप्रैल को रद्द कर दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए दाखिल याचिका में कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से स्कूलों में बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर बिना किसी भी हलफनामे और मौखिक दलीलों के आधार पर ही मनमाने ढंग से नियुक्तियां रद्द की गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने शिक्षकों को भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24,000 उम्मीदवारों को अवैध करार देते हुए भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया और लगभग 24,000 नौकरियां हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक के आरोप है। भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस शब्बीर रशीदी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया जिससे कि लगभग 24,000 नौकरियां प्रभावित होंगी। बेंच ने आगे निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित किया गया उन्हें भर्ती देने
और भर्ती होने के बाद अर्जित वेतन वापस करना होगा। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ भी की थी। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और को 2 सप्ताह का समय दिया है। साथ में इस बात पर जोर दिया है कि हलफनामे में उस तरीके का उल्लेख किया जाएगा जिसमें संबंधित समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव है और इनके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा तय की गई है। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस अमानुल्लाह ने मामले में एमिकस के रूप में कार्य कर रहे सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल से पूछा कि क्या राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने पहले के निर्देशों के अनुसार अपने हलफनामे दाखिल किए। जवाब में एमिकस ने बताया कि दिल्ली को छोड़कर सभी ने दाखिल किया है। दिल्ली की ओर से दाखिल न करने का स्पष्टीकरण ये था कि फाइल को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेजा जाना था, जो इस समय दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में है। जब जस्टिस कोहली ने पूछा कि दिल्ली की ओर से कौन पेश हो रहा है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी वर्चुअल रूप में ये कहने के लिए उपस्थित हुई कि उन्हें यूनियन टेरिटरी की ओर से निर्देश दिया गया है कि इस मुद्दे से संबंधित एएसजी ने कहा है कि हालांकि दिल्ली में 11 प्रशासनिक जेलें हैं, लेकिन इनमें केवल 3 जेल हैं। ऐसे में बुनियादी ढांचे पर एक आम समिति की नजर रखने का प्रस्ताव है। अगर अदालत उक्त समिति को जांच करने की अनुमति देती है तो यूटी 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने में सक्षम होगा। दिल्ली के मामले को एक तरफ रखते हुए अदालत अन्य राज्यों के मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ के मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ी है, जिसके संबंध में एमिकस ने डेटा एकत्र किया था और एक नोट दायर किया था, जिसके बाद अदालत ने पिछले हफ्ते उनसे पूछा था कि क्या तत्काल आधार पर किया जा सकता है। 4 राज्यों के चयन को एमिकस द्वारा ये कहकर समझाया गया कि इन राज्यों में 130 से ज्यादा जेलें हैं और ऐसे में यहाँ पर समस्या सबसे अधिक प्रतीत होती है। उन्होंने आगे टिप्पणी में कहा है कि एकत्र किया गया डेटा सरकारों के लिए आंखें खोलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ की सुनवाई शुरू की है, जो ये जांच कर रही है कि क्या समुदाय के भौतिक संसाधनों या संपत्ति में संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को शामिल किया गया है या नहीं। इस मुद्दे की सुनवाई करने वाली पीठ में सीबीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस बी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धुलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल है। याचिकाओं का समूह शुरू में 1992 में उठा और बाद में 2002 में इसे 9 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया। 2 दशक से अधिक समय तक अधर्क में लटके रहने के बाद अंततः 2024 में इस पर फिर से विचार किया जा रहा है। निर्णय लेने वाला मुख्य प्रश्न ये है कि क्या भौतिक संसाधन अनुच्छेद 39B, जो कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से एक है, उसके तहत कहा गया है कि सरकार को आम भलाई के लिए सामुदायिक संसाधनों को उचित रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। इसमें निजी स्वामित्व वाले संसाधन भी शामिल है। इन याचिकाओं में मुद्दा अध्याय 8A की संवैधानिक वैधता के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे 1986 में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम जो है 1976 में संशोधन के रूप में पेश किया गया था। अध्याय 8A विशिष्ट संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसमें राज्य को परिसर की मासिक किराए के 100 गुना के बराबर दर पर भुगतान आवश्यकता होती है। 1986 के संशोधन के माध्यम में शामिल अधिनियम की धारा 1A में कहा गया कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39B को लागू करने के लिए बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई सबसे पहले 3 जजों की बेंच ने की है। 1996 में इसे 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया, जिसे 2001 में 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया। आखिरकार 2002 में मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 39B की व्याख्या के संबंध में था। कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य 1978 में
2 निर्णय दिए गए। जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में सभी संसाधन शामिल हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले। जस्टिस ऊंटवालिया द्वारा दिए गए दूसरे फैसले में अनुच्छेद 39B के संबंध में कोई राय व्यक्त करना जरूरी नहीं है। समझा गया कि हालांकि फैसले में कहा गया कि अधिकांश न्यायाधीश जस्टिस अय्यर द्वारा अनुच्छेद 39B के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। जस्टिस अय्यर द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की संवैधानिक पीठ ने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मामले में पुष्टि की थी। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में फैसले से इसकी पुष्टि हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि निजी संपत्ति बनाम सार्वजनिक संसाधन का क्या है मामला। क्या मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी में प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज भी आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को इस सवाल को एग्जामिन करने के लिए 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग शुरू कर दी है। आर्टिकल 39B, जो कि डीपीएसपी में आता है, कहता है कि गवर्नमेंट को कॉमन गुड के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कम्युनिटी रिसोर्सेज फेयरली शेयर हो सकें। पर क्या आर्टिकल 39B में प्राइवेटली ओन्ड लैंड भी आएंगी? ये पिटिशन बेसिकली चैप्टर 8A ऑफ महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में है। 1986 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट को अमेंड किया गया। ये अमेंडमेंट एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से डील करता है एंड अंडर चैप्टर 8A द स्टेट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी एट अ रेट इक्वलेंट टू 100 टाइम्स द मंथली रेंट। वेल, जहां तक सवाल है आर्टिकल 39B में प्राइवेटली ओन्ड लैंड इंक्लूड होने का, 1978 में स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रन्हानाथन रेड्डी के केस में जस्टिस अय्यर का कहना था कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी में सारे रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं, भले ही वो नेचुरल हो या मैन मेड, और इफ दे आर पब्लिकली ओन्ड और प्राइवेटली ओन्ड। बट द अदर जजेस दे डिड नॉट एग्री टू जस्टिस अय्यर्स इंटरप्रिटेशन। 1982 में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस भारत कोकिंग कोल के केस में जस्टिस अय्यर के व्यू को अफर्म किया गया। वेल, इस प्रेजेंट केस में 1992 में पिटिशन फाइल की गई और 2002 में 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये रेफर कर दिया गया। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स, फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.